जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं के इकाई 4 के अध्याय 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी मुख्यतः आनुवंशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्म जीव, कवक, पौधे और जंतुओं का उपयोग करते हुए महत्वपूर्ण जैविक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन करना जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग निम्न क्षेत्रों में हो रहे हैं: कृषि में, आनुवंशिकतः रूपांतरित फसलों में, चिकित्सा शास्त्र में, निदान सूचक में, अवशिष्ट प्रतिपादन में, खाद्य संसाधन में, जैव सुधार और ऊर्जा उत्पादन में हो रहा है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि में खाद्य उत्पादन द्वारा वृद्धि हेतु निम्न विकल्प हैं। पहला, कृषि रसायन आधारित कृषि। हरित क्रांति द्वारा उत्पादन में 3 गुना वृद्धि के पश्चात भी उत्पादन पर्याप्त न होने पर उत्पादन वृद्धि के लिए फर्टिलाइजर्स व पीड़कनाशी का प्रयोग किया गया, जो अत्यधिक महंगे होते हैं। ये कृषि रसायन मृदा, जल और भोज्य पदार्थों को अत्यधिक दूषित कर रहे हैं। इसलिए कार्बनिक कृषि पर जोर दिया गया। कार्बनिक कृषि में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक, जैव पीड़कनाशी व जैव नियंत्रण का प्रयोग किया गया। इसके बाद आनुवंशिकतः निर्मित फसलों आधारित कृषि की गई, जिसमें पौधों में जीन को स्थानांतरण द्वारा परिवर्तित कर जीएम पौधे विकसित किए गए। जीएम पौधे का उपयोग निम्न प्रकार से लाभदायक है: अजैव प्रतिबल जैसे ठंडा, सूखा, मिट्टी की लवणता, तापमान का अधिक होना या कम होना के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण, रासायनिक पीड़कनाशकों पर कम निर्भरता करना, कटाई पश्चात होने वाले नुकसानों में सहायक, पौधे द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि, खाद्य पदार्थों के पोषण स्तर में वृद्धि। गोल्डन राइस एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इस राइस में 2 जीनों को सामान्य चावल में निवेशित किया जाता है। 6th, पादपों में नाइट्रोजन फिक्सेशन क्षमता का विकास। इसमें राइजोबियम को नॉन ल्यूमिनस फसलों में निवेशित कर पर्यावरण में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरकों के रूप में किया जा रहा है। आनुवंशिकतः रूपांतरित जीव, जिसको जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जिन पौधों में जीवाणु, कवक, जंतु जिनके जीन्स को हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किया जा चुके हैं, उन्हें जीएमओ कहते हैं। जीएमओ का व्यवहार स्थानांतरित जीन की प्रकृति पर पोषी पौधे, जंतुओं या जीवाणुओं की प्रकृति व खाद्य जाल पर निर्भर करता है। कीटरोधी पादप, पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग में पीड़क प्रतिरोधी फसलों का निर्माण, जो पेस्टिसाइड्स की मात्रा को कम प्रयोग में लाती है। बीटी कॉटन, बीटी मक्का, धान, टमाटर, आलू व सोयाबीन आदि बायोपेस्टिसाइड्स के उदाहरण हैं। बीटी एक प्रकार का टॉक्सिन है जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया से निर्मित होता है। यह टॉक्सिन पौधों में अभिव्यक्त होकर कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है, जिनसे कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं रह गई है। इस तरह से बायोपेस्टिसाइड्स का निर्माण हो रहा है। मृदा जीवाणु बैसिलस थुरिनजेनेसिस में क्राई प्रोटीन का निर्माण होता है। यह प्रोटीन कई प्रकार के कीड़ों जैसे लेपिडोप्टेरॉन्स, कोलियोप्टेरॉन्स और डिप्टेरॉन्स के लिए घातक होता है। यह प्रोटीन कीटों की आहार नाल में संक्रमित कर
उन्हें मार देता है। यह प्रोटीन बैक्टीरिया में निष्क्रिय अवस्था में उपस्थित होता है, परंतु जैसे ही कीटों की आहार नाल में से क्षारीय माध्यम मिलता है, ये क्रिस्टल प्रोटीन घुलकर सक्रिय हो जाता है और उनकी आहार नाल की कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है, जिससे कीटों की मृत्यु हो जाती है। दर्शाए गए चित्र में बीटी की टॉक्सिसिटी का मैकेनिज्म बताया गया है, जिसमें बीटी मक्का की पत्तियों को कीटों के लार्वा खाते हैं। जैसे ही कीटों के लार्वा इन पत्तियों को खाते हैं, बीटी टॉक्सिन उनके आहार नाल में प्रवेश कर जाता है, जहाँ पे उन्हें क्षारीय माध्यम मिलता है। क्षारीय माध्यम की उपस्थिति की वजह से ये क्रिस्टल प्रोटीन घुल जाता है और आहार नाल की कोशिकाओं को फुलाकर नष्ट करने लगता है, जिससे कीटों की मृत्यु हो जाती है। दिखाए गए वीडियो में जैसे ही ये लार्वा बीटी कॉटन की पत्तियों को खाते हैं, बीटी टॉक्सिन जो कि क्रिस्टल प्रोटीन के रूप में कीटों की आहार नाल में प्रवेश कर जाता है। ये क्रिस्टल प्रोटीन को क्षारीय माध्यम मिलता है, जिस कारण से ये क्रिस्टल प्रोटीन घुल जाते हैं। घुलने पर आहार नाल की इपिथीलियम कोशिका को ये टॉक्सिन फुलाकर फाड़ने लगते हैं, जिससे सारी इपिथीलियम कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। इस प्रकार से ये बीटी टॉक्सिन कीटों को मार देता है। आरएनए अंतरक्षेप इंटरफेरेंस विभिन्न नेमेटोड्स, मानव, जंतुओं और पादपों की कई किस्मों पर परजीवी है। नेमेटोड्स मेलेडो गाइनी इनकोग्निशिया तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित कर उनकी पैदावार को काफ़ी कम कर देता है। उपरोक्त संक्रमण को रोकने हेतु एक नवीन योजना को स्वीकार किया गया, जो आरएनए अंतरक्षेप की प्रक्रिया पर आधारित है। इस विधि में विशिष्ट दूत आरएनए पूरक द्विसूत्रीय आरएनए से वर्जित होने के पश्चात निष्क्रिय हो जाता है, जिसके फलस्वरूप दूत आरएनए का ट्रांसलेशन रुक जाता है। द्विसूत्रीय आरएनए का स्रोत संक्रमण करने वाले विषाणु में पाए जाने वाले पूरक आरएनए जीनोम की प्रतिकृति के उपरांत बनने वाले मध्यवर्ती आरएनए हैं। एग्रोबैक्टीरियम का उपयोग कर दो विशिष्ट जीनों को पौधों में प्रवेश कराया जा चुका है। इसके फलस्वरूप परजीवी परपोषी में विशिष्ट अंतरक्षेपी आरएनए की उपस्थिति से परजीवी जीवित नहीं रह पाता। इस प्रकार परजीवी पौधे अपनी सुरक्षा करते हैं। चिकित्सा शास्त्र में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग में आनुवंशिकता निर्मित इंसुलिन है। इंसुलिन 51 एमिनो एसिड युक्त प्रोटीन है, जो पैनक्रिया द्वारा स्रावित किया जाता है। इसका मुख्य कार्य शरीर में उपस्थित अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना होता है। इसकी कमी से मधुमेह डायबिटीज रोग होता है। सन 1983 में इली लिली ने डीएनए सीक्वेंस, जो कि मानव इंसुलिन की पॉलीपेप्टाइड चेन ए और बी के समान थी, से मानव इंसुलिन का निर्माण किया। दिखाए गए चित्र में दर्शाया गया है कि मानव निर्मित इंसुलिन कैसे निर्मित किया जाता है। सबसे पहले मानव की अग्नाशय कोशिका में इंसुलिन बनाने वाले जीन को पहचान कर लिया जाता है और उसे निकाल के बैक्टीरियम के प्लाज्मिड में निवेशित किया जाता है और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर से ई कोलाई बैक्टीरियम में
प्रवेश कर इनकी संख्या में वृद्धि कराई जाती है, जो कि फर्मेंटेशन टैंक में किया जाता है। फर्मेंटेशन टैंक में इस इंसुलिन को बाद में निकालकर शुद्ध इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। जीन चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग काफी लाभदायक साबित हो रहे हैं। जीन थेरेपी में किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित डिफेक्टिव जीन में सुधार किया जाता है। इसमें रोग के उपचार हेतु जीन्स को व्यक्ति के किसी सेल या टिश्यू में प्रवेश कराया जाता है। जीन थेरेपी का सबसे पहले वर्ष 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डीअमाइनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। यह एंजाइम इम्यून सिस्टम के कार्य के लिए अति आवश्यक होता है। यह समस्या एडीएस एंजाइम बनाने वाले जीन के डिलीट हो जाने के कारण होता है। दर्शाए गए चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार से एडीएस डिफिशियंसी को जीन थेरेपी द्वारा उपचार किया जाता है। सबसे पहले एक नॉर्मल मानव एडीएस एंजाइम बनाने वाले जीव की पहचान की जाती है, जिसे ई कोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश कर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए से उस जीन को जेनेटिकली मॉडिफाइड रेट्रोवायरस में इंसर्ट किया जाता है। इस वायरस को रोगी की टी सेल में प्रवेश कराया जाता है, जिससे रेट्रोवायरस के अंदर उपस्थित एडीएस एंजाइम बनाने वाला जीव रोगी की टी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड एडीएस जीन उपस्थित सेलों को रोगी में वापस भेज दिया जाता है और इनके एंजाइम उत्पादन के व्यवहार की जांच की जाती है। ये टी कोशिकाएं मृतपोषी होती हैं, जिस कारण से रोगी को समय समय पर टी कोशिकाओं में एडीएस जीन को प्रवेश कराना होता है। परंतु अगर यही प्रक्रिया भ्रूणी अवस्था में अस्थि मज्जा में प्रवेश किया जाए तो यह उपचार स्थायी रूप से हो जाता है। अगला आणविक निदान मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। रोगी के प्रभावी उपचार के लिए उसकी प्रारंभिक पहचान व रोग को समझना अति आवश्यक है। परंपरागत विधियों जिसमें मूत्र व सीरम विश्लेषण आदि के प्रयोग करने से प्रारंभ में रोग का पता लगाना संभव नहीं था। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पीसीआर, एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसी कुछ तकनीकी हैं जिनसे रोगों की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है। एलिजा टेस्ट एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दिखाए गए चित्र में पीसीआर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स को दर्शाया गया है। परजीवी जंतु ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त बाहरी जीन व्यवस्थित होता है जो अपना लक्षण व्यक्त करते हैं। परजीवी चूहे, खरगोश, सूअर, भेड़, गाय व मछलियां आदि पैदा हो चुके हैं, जिसमें 95% चूहे हैं। अतिरिक्त बाहरी जीन जिसे जंतुओं में प्रवेश कराया जाता है उसे ट्रांसजीन कहते हैं। परजीवी जंतु से मानव लाभ, सामान्य शरीर क्रिया व विकास। परजीवी जंतुओं का निर्माण विशेष रूप से जीनों के नियंत्रण एवं मानव शरीर के विकास व सामान्य क्रियाओं के ऊपर उनके प्रभाव के लिए किया जाता है। इंसुलिन एक उदाहरण है जिसे आर्टिफिशियल इंसुलिन, जिसे मानव के अंदर
प्रवेश कराया जाता है तो इसकी सुरक्षा की जांच के लिए परजीवी जंतुओं का उपयोग किया जाता है। दूसरा, रोगों का अध्ययन। रोगों के उपचार के लिए परजीवी जंतुओं का उपयोग किया जाता है। जीनों के प्रभाव को हम परजीवी जंतुओं पर ही जांच सकते हैं। मानव रोग जैसे कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस के उपचार के लिए इन्हीं जंतुओं का उपयोग किया जाता है। जैविक उत्पाद। परजीवी जंतुओं का उपयोग मानव कल्याण के लिए उत्पादित जैविक उत्पादन की सुरक्षा की जांच के लिए इन जंतुओं का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं जंतुओं के ऊपर परीक्षण कर सुरक्षा की पुष्टि की जाती है। टीका सुरक्षा के लिए भी परजीवी जंतुओं का ही प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए पोलियो टीका का सबसे पहले चूहों पर परीक्षण किया गया और उसकी सुरक्षा की पुष्टि की गई। बाद में इसे बंदरों के ऊपर परीक्षण कर सुरक्षा की पुष्टि होने के बाद मानव में इसका उपयोग किया जाने लगा। रासायनिक सुरक्षा परीक्षण। मानव कल्याण के लिए जो भी रसायन बनते हैं उनकी जांच या परीक्षण के लिए इन्हीं जंतुओं का उपयोग किया जाता है। नैतिक मुद्दे। सभी मानवीय क्रियाकलापों जो जीवधारियों के लिए असुरक्षात्मक या सहायक हो, उनमें आचरण की परख के लिए कुछ नैतिक मापदंडों की आवश्यकता है। इसलिए भारत सरकार ने ऐसे संगठनों को स्थापित किया है जैसे GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो कि GM अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता तथा जन सेवाओं के लिए GM जीवों की सुरक्षा के बारे में निर्णय लेती है। तो बच्चों, आज हमने चर्चा की जैव प्रौद्योगिकी की, जो आज के समय में हमारे लिए वरदान साबित हो रही है। कोविड-19 के लिए इसी तकनीक का उपयोग कर हमारे वैज्ञानिक लगातार उसकी वैक्सीन तैयार करने में लगे हैं और आशा है बहुत जल्द इस वैक्सीन का निर्माण इसी तकनीक द्वारा होगा, हमें इस महामारी से निदान मिलेगा। आइए हमने जो भी पढ़ा उसे एक बार रिवाइज करते हैं, जिसके लिए यहाँ एक कॉन्सेप्ट मैप दर्शाया गया है। कॉन्सेप्ट मैप के अंदर हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग कृषि और मेडिसिन में देखे। कृषि में GM फसलों के रूप में BT कॉटन, BT मक्का, RNA अंतरक्षेपी फसलों को देखा। मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में मानव निर्मित इंसुलिन, ADS, जीन की कमी से होने वाला रोग तथा आणविक निदान को देखा। फिर परजीवी जंतु, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जिनका उपयोग अध्ययन के लिए, वैक्सीन सेफ्टी के लिए, रिसर्च पर्पस से, केमिकल सेफ्टी पर्पस से देखा। इसके बाद हमने कुछ नैतिक मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के बारे में जाना, जो उनकी सुरक्षा संबंधी सारे निर्णय लेती है। दूसरा नैतिक मुद्दा बायोपायरेसी। किसी एक देश या चिकित्सा उद्योग द्वारा किसी दूसरे देश के जैविक संसाधन या स्रोतों का बिना जानकारी
उपयोग में लाना बायोपायरेसी कहलाता है। बायोपायरेसी जैसी समस्याओं का निराकरण भी GEAC कमेटी द्वारा किया जाता है। गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न, GMO शब्द का विस्तार लिखिए। BT कॉटन में क्राइजीन किस जीव से स्थानांतरित किया गया है? तंबाकू के पादपों में RNA अंतरक्षेप प्रक्रिया द्वारा किस नेमेटोड्स के प्रति सुरक्षा उत्पन्न की गई है? इली लिली अमेरिकन कंपनी का मानव इंसुलिन निर्माण से संबंधित क्या योगदान रहा? एलिसा परीक्षण कौन सी क्रिया विधि पर आधारित है? मानव इंसुलिन में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? आनुवांशिक रोगों से ग्रसित शिशु के उपचार के लिए उपयुक्त चिकित्सा व्यवस्था का नाम बताइए। तो बच्चों, हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे नए अध्याय में नए विषय पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद।